वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सरफेस टेंशन कॉन्सेप्ट को आगे प्रोसीड करेंगे। इसके लिए कुछ टर्म्स बता रहा हूं मैं। जैसे लास्ट डे हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फोर्स सीखा था, कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ओके, अब मॉलिक्यूल्स कितनी डिस्टेंस में हो, क्या लॉन्ग डिस्टेंस तक ये अट्रैक्शन काम करेगा क्या? नहीं। इसके लिए एक फिक्स रेंज है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज, यानी सच डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन विच मॉलिक्यूलर फोर्स विल बी एक्टेड। ओके, इससे ज्यादा डिस्टेंस अगर हो जाएगी तो फिर वो फोर्स एप्रिसिएबल नहीं होगा। ये जो वैल्यू होती है डिस्टेंस की होती है 10⁻⁹ मीटर। कितनी? अगर टू मॉलिक्यूल्स इस रेंज के अंदर हैं तो ही उनके बीच मॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा। इसको हम लोग सी सिंबल से डिनोट किया करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ लिखेंगे पहले, फिर बाद में वैल्यू लिखिए। सच डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स in which molecular force is appreciable, that is करके लिख देना। ये वैल्यू जो है बाद में लिख दो लास्ट में। that is C is equal to 10⁻⁹ meter is called molecular range, is called molecular range। तो चलिए मॉलिक्यूलर रेंज की बात हो गई। अब आता है सरफेस ऑफ इन्फ्लुएंस, या हम इसी को बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलेंगे? स्फीयर ऑफ, सरफेस की जगह बेटर रहेगा आप डाल दें स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसका क्या सेंस है? देखो भाई, किसी भी सब्सटेंस में बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई लिक्विड ले लेते, इमेजिन करते हैं ये लिक्विड है, जैसे दे आर मैनी मोर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ये पर्टिकुलर सेंटर लेट कर लिया हमने कोई, तो इस मॉलिक्यूल पर कहां तक के मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई करेंगे बताओ? जो 10⁻⁹ मीटर तक होंगे वही तो काम करेंगे। हर तरफ यही डिस्टेंस होगी, बोलो। तो अगर देखो तो वहां एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जिसकी रेडियस कितनी होगी? C, यानी 10⁻⁹ मीटर। तो हम कहेंगे किसी मॉलिक्यूल की चारों तरफ 10⁻⁹ मीटर रेडियस का जो स्फीयर बनेगा वो उस मॉलिक्यूल के लिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोला जाएगा। बोलो भाई, तो इसको लिख दीजिएगा। द स्फीयर ड्रॉन around a molecule with radius 10⁻⁹ meter is called sphere of influence, sphere of influence। चलो इसको नोट कर लो। एक और पॉइंट है सरफेस ऑफ फिल्म। इसका क्या सेंस है इसको भी जान लो। जैसे मैंने कहा कोई लिक्विड है और लिक्विड का सरफेस है। अब देखिए अपर सरफेस जहां पर है, अगर हम वहां से कंसीडरेशन करें, देखो ध्यान देना, ये हमारी अपर सरफेस है। इसके अंदर C is equal to 10⁻⁹ मीटर थिकनेस की जो फिल्म तैयार होगी सरफेस से लेकर के नीचे यहां तक, ये पूरी जो फिल्म होगी इसको बोलेंगे सरफेस फिल्म। क्या बोलेंगे? यानी इसकी थिकनेस कितनी है? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। तो हम कहेंगे अ फिल्म एट सरफेस ऑफ लिक्विड with thickness of molecular range, और
दैट इज, वो रेंज है कितनी, 10⁻⁹ मीटर, इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। नोट करें। देखिए अब हम लोग सरफेस टेंशन को मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट के बेस पर एक्सप्लेन करेंगे। चलो इसके लिए हम लोग एक लिक्विड ले लेते हैं। ऐसा इमेजिन कर लीजिए, चलिए एक बीकर वगैरह कुछ बना दिया हमने, इसके अंदर हम लिक्विड को कंसीडर कर रहे हैं। ये लिक्विड है। अब हम बात करेंगे कि सरफेस टेंशन कैसे बना और क्यों बना, उसको एक्सप्लेन करेंगे मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग। एक इलास्टिक फोर्स जैसा काम करता है, एक मेम्ब्रेन जैसा सरफेस में बन जाता है, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलेंगे। एक फोर्स काम करेगा। तो देखिए इसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर जगह पर, जैसे एक एकदम टॉप पर एक स्फीयर ले ले रहे हैं जिसका नाम ए, मतलब मॉलिक्यूल ले ले रहे हैं जिसका नाम ए है। एक हम ले रहे हैं ऐसे थोड़ा सा इनसाइड बी। एक हम ये मान लीजिए हमारी देखो यहां तक 10⁻⁹ मीटर वाली सरफेस फिल्म है सपोज करो, तो एक हम मॉलिक्यूल ले ले रहे हैं सी इस सरफेस फिल्म पर, और एक मॉलिक्यूल कहीं डीप इनसाइड ले लिया। अब जरा आराम से समझना, तभी चीजें समझ में आएंगी आपको। जो ये वाला ए वाला है मॉलिक्यूल, इस पर आसपास के मॉलिक्यूल अट्रैक्शन पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? कितनी दूर का मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट करेगा? 10⁻⁹ मीटर का इधर, 10⁻⁹ मीटर का इधर, 10⁻⁹ मीटर का इधर। तो आप ध्यान देना, एक हेमीस्फीयर तैयार होगा कि नहीं तैयार होगा बताओ, जो उस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होगा। बोलो। तो क्या इस मॉलिक्यूल पर बैलेंस फोर्स काम करेगा क्या? अनबैलेंस करेगा, क्योंकि आधा ही तो इस तरफ के लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको। अगर उतना ही ऊपर होता तो बैलेंस हो जाता, नेट फोर्स 0 होता। यानी इस पर एक इफेक्टिव फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा बताओ? अब मॉलिक्यूल बी को हम अगर चेक करें तो देखो ध्यान देना, यहां भी स्फीयर तो बनेगा, लेकिन देखो ध्यान देना हेमी ना होकर के थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ऐसा है मोर देन हेमिस्फीयर, क्योंकि और नीचे चला गया ना ये, तो ये कहीं यहां पर आ गया सपोज करिए। अभी भी इसमें बैलेंस फोर्स नहीं काम करेगा। जब तक पूरा स्फीयर कंप्लीट नहीं होगा तब तक बैलेंस फोर्स की सिचुएशन नहीं आएगी। यानी ये मॉलिक्यूल भी एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। देखो कर रहा कि नहीं कर रहा बताओ? लेकिन जो सी वाला हमने लेट किया है, ये कहां पर है? सरफेस फिल्म की बॉटम पर है। यहां अगर आप स्फीयर ड्रॉ करें देखो, तो एक कंप्लीट स्फीयर तैयार होगा कि नहीं बताओ? तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 0। ऐसे डीप इनसाइड अगर कहीं है तो वहां भी कंप्लीट स्फीयर होगा। तो देखिए जो मॉलिक्यूल्स, ध्यान देने वाली बात है, सरफेस फिल्म के नीचे लाई करेंगे। देखो सरफेस फिल्म कहां तक होती है बताओ? 10⁻⁹ मीटर तक होती है। उसके नीचे जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं उन पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। वो बैलेंस होंगे, यानी उनमें कोई नेट फोर्स काम नहीं करेगा। तो नेट फोर्स काम किस में करेगा फिर? इसका मतलब जो इस फिल्म के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनपे जो नेट फोर्स काम कर रहा होता है, उसको जब पर यूनिट लेंथ निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है? सरफेस टेंशन। ये मॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग सरफेस टेंशन का एक्सप्लेनेशन है। यही कहानी आपको लिखनी है थ्योरेटिकली। डायग्राम मेन होता है, थ्योरी बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ते, लेकिन हम लिखते हैं। सुने जरा, हम कहेंगे टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन on the basis of molecular force, we consider some molecules like
A, B, C, D inside liquid। देखो लिक्विड के अंदर हमने 4 मॉलिक्यूल लेट किए थे। एंड सरफेस फिल्म, इसका भी कोई नाम दे दो। जो सरफेस फिल्म बनाई हमने, देखो यहां से शुरू हुई सरफेस फिल्म और यहां तक है, तो ए बी नहीं, फिर नाम मैच हो जाएंगे ना, एक्स वाई जेड नहीं, पी क्यू आर लिख देते हैं, पी क्यू आर एस, ये सरफेस फिल्म है। एंड सरफेस फिल्म पी क्यू आर एस। बताओ, इतनी बात तो कंसीडर हो गई। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट ए पर ऑब्जर्वेशन, मॉलिक्यूल ए पर ऑब्जर्वेशन। लेट मॉलिक्यूल ए एट सरफेस ऑफ लिक्विड, देन it gets force from molecules at distance 10 to power minus 9 मीटर। एट डिस्टेंस की जगह अप टू डिस्टेंस लिख लो, बेटर है। वहां तक के सभी मॉलिक्यूल्स को अटैक करेंगे, मॉलिक्यूल्स अप टू डिस्टेंस 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। अब चूंकि बॉटम पे है तो हेमिस्फीयर तैयार होगा, तो इस पर एक अनबैलेंस फोर्स काम करेगा। इट मेक्स हेमिस्फीयर with force of influence, इसके चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस फोर्स काम करेगा हेमिस्फेरिकल रीजन में। जबकि बी थोड़ा डीप में ले रहा हूं, लेट पॉइंट बी लाइज इन बिटवीन सरफेस फिल्म। ये भी कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं, भले थोड़ा कम अमाउंट में करेगा, लेकिन करेगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट स्फीयर से कवर नहीं हो पा रहा है। दिस मॉलिक्यूल also experiences net unbalanced force। ये जो अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं, ध्यान रखना, यही सरफेस टेंशन को प्रोड्यूस करेंगे। अब हम जब देख लेंगे कि इसके लास्ट में सी लिया हुआ है या उसके बाद कोई भी लो, जैसे डी लिया हुआ, ये सब चारों तरफ एक स्फेरिकल रीजन में मॉलिक्यूलर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो बैलेंस हो जाएंगे। तो हमारा जो फोर्स अनबैलेंस काम करेगा वो सिर्फ इस लेयर के अंदर ही तो काम कर रहा है। इसी फोर्स को पर यूनिट लेंथ पे लेते हैं जब, तो वो बन जाता है सरफेस टेंशन। तो हम कहेंगे but molecules C and D lies below the surface film। These molecules experiences net zero force due to complete molecular sphere
अभी पीछे पढ़ाया था हमने स्फीयर या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मॉलिक्यूलर स्फीयर या लिख सकते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कंप्लीट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। हेंस फोर्स पर यूनिट लेंथ इन सरफेस फिल्म is called surface tension। फार्मूला बना दो, T इज इक्वल टू F/L, नोट कर लो। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ फिनोमिना हैं जो सरफेस टेंशन की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो हेडिंग तो पड़ जाएगी सम फिनोमिना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। जैसे एक बात सुनिए, जो हॉट सूप होता है ना इज टेस्टियर देन कोल्ड वन। जानते हो कि नहीं जानते हो? सर्दियां आ रही हैं, बढ़िया सूप पियोगे तुम लोग। गरम करके पीते हो या बर्फ डाल के कोल्ड पीते हो? गरम पीते। टेस्टी क्यों लगता ज्यादा? कभी देखा इस बात को, सोचा है? होता क्या, लॉजिक समझ लो। इसको लिखाएंगे नहीं, बता रहे हैं केवल, अपने आप लिख लेना। गरम इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो गरम सूप है उसका सरफेस टेंशन कम होता है और ठंडे वाले सूप का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। कम सरफेस टेंशन होने की वजह से स्प्रेड कर जाता है। क्या कर जाता है? फैल जाता है। ध्यान रखना, कम सरफेस टेंशन होने की वजह से क्या करता है? स्प्रेड हो जाता है। तो जब हम पिएंगे तो मेरी पूरी जीभ में फैल जाएगा वो पूरी सरफेस पे, तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट बर्ड्स के वो संपर्क में आएगा, इसलिए टेस्टी महसूस होगा। उसका टेस्ट आप फील करेंगे। ठंडा है तो ज्यादा टच ही नहीं होगा, ऊपर ही लेयर से होता हुआ अंदर सीधा गटक से चला जाएगा। बस ये इसका लॉजिक है। तो आपको कुल मिला के एक्सप्लेन करते समय वर्ड डालना है सरफेस टेंशन, और ये डालना है कि हॉट सूप हैव लो सरफेस टेंशन एंड कोल्ड वन हैव हाई। ओके, तो हॉट सूप वाला एक कॉन्सेप्ट आप केवल नाम लिख लो अपने लिए। हॉट सूप इज टेस्टियर देन कोल्ड वन। ये हमने बता दिया, केवल हम लिखाएंगे नहीं। एक और क्वेश्चन बनता है इसी पे, अगर एक निडल ली जाए जो इक्वल थिकनेस, यूनिफॉर्म निडल की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक तरफ पतली एक तरफ मोटी वाली निडल हो, उसको अगर पानी पे छोड़ा जाए तो डूबती नहीं है निडल। लेकिन छोड़ने का मतलब ऐसे नहीं कि छोड़ दो और डूब जाएगी तो तुम कहोगे सर तो डूब गई। डूबने के लिए तरीका समझो कि डूबे ना। एक आता है, आपने सुना होगा ब्लॉटिंग पेपर, सुना है? ब्लॉटिंग पेपर पर बैलेंस निडल को रखिए जो पूरी एक इक्वल थिकनेस वाली हो, और ब्लॉटिंग पेपर को बहुत धीमे से स्टिल वाटर पे रख दीजिए। तो पहले तो पेपर की वजह से वो तैरेगी, धीरे धीरे पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा लिक्विड को और वो सिंक कर जाएगा पेपर, फिर वो निडल तैरती रहेगी। उसका रीजन क्या है वो भी समझ लो। वहां भी सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट है। कुल मिला के समझाने के लिए सिर्फ इतना डायग्राम आपके लिए सफिशिएंट। ये निडल को शो किया, इतनी मोटी नहीं है, डायग्राम साफ बने इसलिए बता दिया। निडल का क्रॉस सेक्शन दिखाया है। इसमें एक्चुअल में सरफेस टेंशन की वजह से दो फोर्स काम करते हैं, एक इधर से और एक इधर से। ये है सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स। तो ये इस निडल को इस तरह से दोनों तरफ से क्रॉस करके बैलेंस कर देता है। इसकी भी कहानी लिखा नहीं रहा हूं, तो बस यहां लिख देंगे निडल कैन फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। इसमें भी सरफेस टेंशन का खेल है। अब जो मैं बता रहा हूं ये थोड़ा लिखेंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे। क्या? सुनिए, क्वेश्चन आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्मॉल ड्रॉप जो मरकरी की होती है वो स्फेरिकल होती है, और बड़ी ड्रॉप हो जाएगी तो वो चिपटी हो जाएगी, मतलब फ्लैट।
ये हम लिखेंगे डिटेल में। तो हेडिंग पड़ेगी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ मर्करी आर स्फेरिकल, मर्करी है, आर स्फेरिकल while big one is flat। अब इस लॉजिक पे समझना, कोई भी लिक्विड ड्रॉप ऐसा शेप अटेंड करना चाहती है कि उसकी दो एनर्जी उसमें होती हैं, वो दोनों मिनिमम हो सके। ध्यान रखना कौन कौन सी दो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है, जरा समझ लो। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, mgh, और एक होती है सरफेस एनर्जी। क्या होती है? अभी इसका फार्मूला हम डेवलप करेंगे। ये सरफेस टेंशन की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? इसका फार्मूला अभी हम डेवलप करेंगे, फिलहाल लिख दे रहे हैं हम, प्रूव करना है मुझे। ये फार्मूला टी डेल्टा है। टी मतलब सरफेस टेंशन, डेल्टा है मतलब चेंज ऑफ एरिया, या एरिया कह सकते हो। जब कोई लिक्विड ड्रॉप अपना शेप अटेंड करना चाहती है तो उसमें कोशिश ये होती है इन दोनों का सम मिनिमम हो जाए। देखो हमने कहा कि जो मरकरी की छोटी ड्रॉप है वो कैसी होगी? स्फेरिकल होगी, और जो बड़ी ड्रॉप है ध्यान रखिएगा वो थोड़ी ऐसे फ्लैटर्ड, पिचकी हुई है ऐसे थोड़ा। अब चलो इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें ये बताना है कि लिक्विड ड्रॉप्स शेप अटेंड करते समय क्या सोचती हैं या क्या उनमें होना है। तो हम यहां कहेंगे कि कोई लिक्विड ड्रॉप हमेशा ऐसा शेप अटेंड करना चाहेगी जिसकी वजह से उसकी टोटल एनर्जी, वो कौन कौन सी, पोटेंशियल और सरफेस एनर्जी, मिनिमाइज हो जाए। तो अ लिक्विड ड्रॉप ऑलवेज टेक्स सच अ शेप बाय विच it have minimum following two energies। अब ये दोनों नाम हो जाएंगे इनको। अब आते हैं स्मॉल ड्रॉप पे। किसकी बात करते हैं? फॉर स्मॉल मरकरी ड्रॉप। अगर ड्रॉप स्मॉल है तो उसका मास इफेक्टिव नहीं होगा। बोलो, मास इफेक्टिव नहीं है, इसलिए mgh पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो चाहे थोड़ा बड़ा हो जाए, चाहे थोड़ी ज्यादा हो जाए, चाहे थोड़ी कम हो जाए, इतनी सिग्निफिकेंट है ही नहीं। तो स्मॉल ड्रॉप के लिए मास इज नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर स्मॉल मरकरी ड्रॉप मास इज वेरी लेस। मास तो बहुत कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करने का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मास की वजह से तो बनती है। तो ये ड्रॉप क्या कोशिश करेगी कि सरफेस एनर्जी मिनिमाइज हो जाए, और सरफेस एनर्जी डिपेंड किस पे कर रही है? एरिया पर। बोलो, तो ये कोशिश करेगी ड्रॉप की उसका एरिया मिनिमम हो जाए। और इक्वल वॉल्यूम के लिए सबसे कम एरिया किस शेप का होता है पता है? स्फीयर का। अगर इक्वल वॉल्यूम लेकर के तमाम डिजाइन बनाई जाए और उनका सरफेस एरिया निकाला जाए तो सबसे कम सरफेस एरिया किसका निकलता है? स्फीयर का। भाई उतने अमाउंट से आप सिलेंडर बना के देख लो, मटेरियल लेना और सब तरह के शेप बनाना, कोन बनाना, स्फीयर बनाना, सिलेंडर बनाना, पिरामिड बनाना, लेकिन एरिया जब सबका निकालोगे सरफेस एरिया तो सबसे कम किसका होता है? तो इसलिए ड्रॉप अपना सरफेस एनर्जी मिनिमाइज करने के चक्कर में स्फेरिकल हो जाती है। तो हम कहेंगे
For small mercury drop, mass is very less, so potential energy is not significant. इससे कोई मतलब नहीं रखा हमने। अब बचा क्या? To minimize surface energy, it gets spherical shape because sphere have, या हैज लिख दो, sphere has minimum area, एरिया मतलब सरफेस एरिया से मिनिमम एरिया फॉर गिवन वॉल्यूम किसी और स्ट्रक्चर के कंपेयर में। तो इसलिए स्मॉल ड्रॉप कैसी हो गई? स्फेरिकल। तो जो बिग ड्रॉप की बात करते हैं, फॉर बिग ड्रॉप मास इज आल्सो सिग्निफिकेंट। बताओ भाई, अब तो मास सिग्निफिकेंट रहेगा बड़ी ड्रॉप पे, तो यहां वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिनिमाइज करना चाहेगी। टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी इट बिकम्स फ्लैट। अभी आपके मन में चल रहा होगा ये कैसे पता चल गया कि फ्लैट की मिनिमम है? तो इसको मैं एक डायग्राम से समझा दूं, सुनो। अगर उतने ज्यादा मास का एक स्फेरिकल ड्रॉप लेके देख लो, देखो सेम मास के दो ड्रॉप बना रहा हूं मैं, एक स्फेरिकल आपको एक्सप्लेन करने के लिए और एक फ्लैट। मास दोनों का सेम है, अप्रॉक्स देखो लग रहा सेम। अब इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो हाइट का लेवल ये है कि नहीं बताओ, mgh। अब यही mgh का लेवल यहां चले जाओ डालते डालते, देखो फ्लैट वन का सेंटर थोड़ा बिलो करेगा कि नहीं करेगा? फ्लैट का जो सेंटर होगा थोड़ा डाउन होगा कि नहीं होगा बताओ? तो इसका जो ग्राउंड से हाइट का लेवल है सेंटर ऑफ मास का, वो लेस है और इसका थोड़ा ग्रेटर होगा। इक्वल मास अगर ले लो भाई, एक ऐसे बना लो, एक भी पिचका दो, तो कौन डाउन पे चली जाएगी? पिचकी वाली। एच मिनिमम होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, इसलिए फ्लैट हो जाती है। क्लियर बात? नोट कर लो। चलो हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी पर। ये क्या है थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। हेडिंग तो डाल ही लीजिए आप, सरफेस एनर्जी। पहले तो देखिए हमने इसके लिए क्या लिया, एक लिक्विड कोई ले लीजिए आप। सबसे पहले तो ये लिक्विड है, इस लिक्विड पे हमने एक अपनी तरफ से एक वायर डाल दिया। देखो ध्यान देना प्लीज, ये वायर कोई है ABC लिख दिया, एक वायर का फ्रेम ऐसे बना के इस पे रख दिया, समझना इसलिए बता रहा हूं। इसके ऊपर एक मूवेबल वायर और रख दो PQ। देखो ये जो PQ है ये स्लाइड किया जा सकता है भाई, एक ऐसे पड़ा वायर और एक ऐसा पड़ा है, इसको आगे पीछे खिसका सकते हो कि नहीं बताओ? पहले देखो इन दोनों के बीच में एक फिल्म तैयार हो गई, लेयर को फिल्म कहेंगे मैं, एक फिल्म जैसी तैयार हो गई। जब इस वाले को आप घसीटोगे इधर को, तो जो मॉलिक्यूल्स चिपके होंगे इस वायर के साथ वो बैक को खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं भाई? अब वो कितनी ताकत लगाएंगे वो अलग मैटर है, लेकिन कोशिश तो रहेगी ना जारी। तो आप उनके फोर्स के अगेंस्ट अपना फोर्स लगा के इसको खिसका रहे हो कि नहीं? और आप खिसकाते खिसकाते मान लो इस जगह तक ले आए हो, आपने जो डिस्प्लेसमेंट कर दिया वो कितना कर दिया? डेल्टा एक्स। और इस वायर की लेंथ को ले लो आप L। आप ध्यान रखिएगा जब भी लिक्विड का सरफेस बढ़ता है तो इसका मतलब अंदर के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ रहे हैं फैलने के लिए। तो अनबैलेंस फोर्स बनाने के चक्कर में वो बैलेंस फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं भाई? ये गिलास में तुमने चाय रखी पहले और जल्दी है निकलने की कोचिंग, तो फिर क्या करोगे? उस गिलास को कटोरे में डाल लोगे, प्लेट में डाल लोगे, थाली में डाल लोगे कि भैया पी जाओ सीधा, जल्दी ठंडा होता। क्यों? रीजन क्या है? जो डीप इनसाइड लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, इजीली कोल्ड हो जाएंगे। तो जब अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं
तो उन्हें उन पर एक वर्क डन होता है, वो वर्क डन ही लेयर पे आके स्टोर हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या सरफेस एनर्जी। तो चलिए उसी की कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग बोलते हैं वर्क इज इक्वल टू, ऐसे होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। होशियार हो तुम लोग, देखो ये फार्मूला सबको याद है ना। तो फोर्स F लगा है, फोर्स कितना लगा है F, और जो डिस्प्लेस किया तुमने वो सपोज करो डेल्टा एक्स। कितना डिस्प्लेस किया तुमने, डेल्टा एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट में जो हमें वर्क डन करना पड़ा, देखो। अच्छा एक बात बताओ, सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या पढ़ाया, F बाई एल। तो यहां से F की वैल्यू कितनी रख दोगे, T इंटू एल। देखो एक और बात, कुछ जगह इस चीज को बुक्स में 2L लिखा है। क्या लिखा है, रीजन समझ लो। उनका मानना है कि एक ये हिस्सा है जो मॉलिक्यूल्स को टच करेगा और एक ये हिस्सा है, तो 2 पॉइंट से वो टच करता है, इसलिए 2L ले लेते हैं। वो बात एक ही है, आप जैसा चाहो, जैसे हम इसी लेंथ को क्या ले लें 2L, ऊपर नीचे दोनों साइड मॉलिक्यूल्स को टच कर रही होगी। तो हम यहां पर यूज क्या कर सकते हैं, T इंटू 2L। F की जगह पे क्या आ गया, T इंटू 2L और डेल्टा एक्स। और सुनिए, जो ये 2L और x है डेल्टा x, ये देखो लेंथ इंटू ब्रीथ का काम कर रहा है कि नहीं, बताओ, ध्यान देना। बट हम अपने डेरिवेशन में 2L नहीं लेंगे, आप भी ना लेना। कुछ बुक्स में ये चीज है तो मैंने आपको बता दिया। हम तो सीधे सीधे क्या लेके चलते हैं, L। हमने लेट कर दिया, जो टोटल डबल डिस्टेंस वही L है, फिलहाल इस तरह समझो। तो लेंथ इंटू ब्रीथ क्या होता है, एरिया होता है, और चूंकि डेल्टा है तो डेल्टा ए लिख दो। तो W इज इक्वल टू क्या बना, T डेल्टा ए। अच्छा सुनो, हम कहेंगे दिस वर्क इज स्टोर्ड एट द सरफेस इन फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो जब ये एनर्जी बन गई तो सिंबल थोड़ा बदल दो, W की जगह U सिंबल यूज कर दिया हमने, तो फॉर्मूला क्या बन के आया, T डेल्टा ए। डेफिनेशन करनी है तो यहीं से हम बता देंगे, हम कहेंगे व्हेन द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड इंक्रीजेस देन अ वर्क इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड दिस सरफेस। दिस वर्क इज stored in form of energy at the surface known as surface energy। तो लिखिए डेफिनेशन, to extend the surface of any liquid, a work is required on the molecules lies inside the liquid. This work is stored in form of energy at the surface is called surface energy। चलिए इसको नोट कर लें। देखो जब भी कोई प्रूविंग या ऐसे कुछ किया करो तो आप थोड़ा लेट अस कंसीडर नहीं करते हैं। तो जैसे यहां लिखना, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना जरूर, लेट अ वायर ABC placed at the liquid surface and another wire PQ over ABC which is मूवेबल। आप कहेंगे टू
extend surface PQ slides by using a force F. ओके, देन अब ये पूरी कहानी नोट करना चाहिए।